जानते हैं पूरी दुनिया में अभी सबसे बड़ा खतरा कौन सा है जो दूसरे सभी खतरों का जन्मदाता है? यह है ग्लोबल वार्मिंग। दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के खौफ के तले चुपचाप जी रही है। कई खबरें हम पढ़ते हैं कि हिमालय से ग्लेशियर गायब हो गए, या अंटार्कटिक में बर्फ पिघल रही है, या कहीं जबरदस्त सूखा पड़ रहा है, या कहीं बाढ़ आ रही है। ये सब हो रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण, और क्लाइमेट चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग से। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन एमिशन जिम्मेदार है, और कार्बन एमिशन के लिए सड़कों पर रेंगती करोड़ों ट्रक, बस और कारें बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉन्सेप्ट लाया गया था। इसका मकसद बिल्कुल साफ था, मकसद था एनवायरनमेंट को ठीक करना। ये चलती हैं तो पॉल्यूशन नहीं करती, शोर नहीं करती। फील गुड होता है जब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के कॉन्सेप्ट को देखा जाता है। कहा भी जाता है कि ये पर्यावरण को खराब नहीं होने देंगी। वेट, क्या पर्यावरण को खराब नहीं करेंगी? ये स्टेटमेंट थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। देखिए, ईवी और नॉर्मल इंजन व्हीकल के टोटल एमिशन को जब कंपेयर किया गया तो पता चला कि ईवी के टोटल कार्बन एमिशन का 46% हिस्सा सिर्फ प्रोडक्शन प्रोसेस से आता है, जबकि नॉर्मल इंजन व्हीकल के लिए यह आंकड़ा केवल 26% है। चौंक गए ना? यह वाकई हैरान कर देने वाला फैक्ट है कि एक इलेक्ट्रिक कार की प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान लगभग 4 टन CO2 निकलता है। यह इतना ज्यादा है कि अगर कम से कम 8 साल तक ईवी चलाई जाए तब जाकर यह 4 टन CO2 एमिशन बैलेंस हो पाएगा। जब इतना एमिशन निकल रहा है तब क्यों ईवी को इको फ्रेंडली कहा जा रहा है? दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल की सच्चाई की। आज जानेंगे कि क्या वाकई ईवी पर्यावरण को बचा रही है, या ईवी के नाम पर दुनिया में एक बड़ा स्कैम चल रहा है। क्या दुनिया में पेट्रोल डीजल की बादशाहत को चुनौती देने के लिए ईवी को एक इको फ्रेंडली ब्रांडिंग के तहत बड़ी चतुराई से दुनिया में लाया गया? क्या इसके पीछे पश्चिमी देशों की एक कॉन्स्पिरेसी है? क्यों ईवी की सप्लाई चेन को टॉक्सिक कहा जाता है? क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी आज दुनिया में पॉल्यूशन की एक बड़ी वजह बन गई है? यहां तक कि कुछ देशों में इससे जानें भी जा रही हैं। ऐसा क्या होता है ईवी की बैटरी में? क्या वाकई ईवी हमारी सभी एनवायरमेंटल कंसर्न का सॉल्यूशन है? इंडिया में ईवी का सिनेरियो क्या है? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे। आप देख रहे हैं द फोर्थ डायमेंशन। मेरा नाम है अमृत। दुनिया ने यह पाया कि रिसेंट ईयर्स में दुनिया के कुल CO2 एमिशन का 75% केवल रोड ट्रांसपोर्ट से आता है। थैंक्स टू एशियन इकोनॉमीज लाइक इंडिया एंड चाइना। इस पर भी एशियन इकोनॉमीज में लगभग 800 मिलियन टन CO2 का एमिशन होता है, जिनमें से सिर्फ भारत का योगदान लगभग 300 मिलियन टन से ज्यादा है। भारत में सिर्फ पिछले दशक में अकेले ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से CO2 एमिशन में 3 गुना वृद्धि हुई है। इसके अलावा भारत में कच्चे तेल के भंडार भी वैसे नहीं हैं जैसे मिडिल ईस्ट में है। भारत अरबों डॉलर खर्च करता है सिर्फ कच्चे तेल के आयात पर। इस वजह से भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें भी हर साल बढ़ रही हैं। इसके अलावा भविष्य में देश में कारें, बाइक्स और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं, यानी पर्यावरण घोर संकट में है। इसलिए CO2 के बढ़ते एमिशन और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का जवाब बनी ईवी। हमने देखा भी कि भारत में पहले इक्का दुक्का कार कंपनीज थीं जो ईवी बनाती थीं। बहुत साल पहले एक रीवा नाम से छोटी सी इलेक्ट्रिक कार आती थी, लेकिन अब लगभग हर बड़ा प्लेयर ईवी लॉन्च कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत सरकार द्वारा ईवी को बढ़ावा दिया जा रहा है। हाल ही में भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए PM E-ड्राइव योजना को भी मंजूरी दी थी। इसके तहत इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के लिए बैटरी पावर के बेसिस पर 5,000 रुपए प्रति किलोवाट घंटा सब्सिडी तय की गई है। इससे पहले भारत सरकार ने साल 2013 में राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना यानी NEMMP 2020 की शुरुआत की थी। मकसद था देश में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देकर नेशनल लेवल पर फ्यूल सिक्योरिटी को हासिल करना। इसके तहत गोल रखा गया कि साल 2020 से हर साल हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल की 6-7 मिलियन यूनिट्स बेची जाएंगी। इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के बायर्स को प्रोत्साहित करने के लिए मॉनेटरी बेनिफिट्स दिए गए, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए GST रेट को कम रखा गया और परमिट वगैरह में छूट दी गई। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर जोर दिया गया और इलेक्ट्रिक व्हीकल को देश में ही बनाने के लिए बढ़ावा दिया गया। फिर भारत सरकार फेम इंडिया योजना लेकर आई।
इसका भी मकसद ईवी इकोसिस्टम को बूस्ट करना था। सरकार ने अब 2030 तक प्राइवेट इलेक्ट्रिक कार में 30% वृद्धि और 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में 80% वृद्धि हासिल करने के लिए नए टारगेट सेट किए हैं। इन सब योजनाओं की बदौलत भारत में ईवी मार्केट बूम कर रहा है। हाल ही में टाटा और महिंद्रा ने भी अपनी ईवी लॉन्च की है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत का ईवी मार्केट दशक के अंत तक $100 बिलियन तक पहुंच जाएगा। देखिए, ईवी की अर्थव्यवस्था बहुत लुभावनी दिख रही है, लेकिन ईवी का एक डार्क साइड भी है जो कि अनदेखा किया जा रहा है। ईवी में लेस एमिशन का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। इसी वजह से यह आम सोच बन गई है कि ईवी नेचर फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है। लेकिन यह तब है जब हम केवल एंड प्रोडक्ट यानी सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल को देखते हैं। हम ईवी बनने की पूरी प्रक्रिया को नेग्लेक्ट कर देते हैं जहां समस्या छिपी है। सवाल है कि क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी बनाने में हम एनवायरनमेंट बचा रहे हैं? जब बैटरी चार्ज करते हैं तब क्या एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंच रहा? इलेक्ट्रिक कार से रिलेटेड 2 प्राइमरी एनवायरमेंटल कंसर्न हैं। पहला है बैटरियों का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है और दूसरा है इन बैटरियों को चार्ज करने के लिए एनर्जी का सोर्स क्या है। नॉर्मल इंजन वाली कार की तुलना में ईवी के फायदे को समझने के लिए हमें प्रोडक्शन के हर स्टेप का बारीकी से एनालिसिस करना चाहिए, न कि केवल फाइनल प्रोडक्ट को देखना चाहिए। देखिए, कार के ढांचे की बात करें तो बॉडी, चेसिस या दूसरे कंपोनेंट लगभग दोनों कारों में सिमिलर होते हैं। एल्यूमिनियम और स्टील तथा दूसरे मेटल्स का इस्तेमाल होता है। यहां तक के स्टेप में कार्बन एमिशन दोनों कारों में लगभग एक जैसा होता है। ईवी का असली सच तभी सामने आता है जब हम इसके फ्यूल की बात करते हैं, यानी इसकी बैटरी की बात करते हैं। ईवी चलती है बैटरी से और बैटरी बनती है रेयर अर्थ मेटल से, और यहीं से ईवी की ग्रीन स्टोरी धीरे धीरे डार्क होना शुरू हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि बैटरी में होता क्या क्या है। देखिए, बैटरी टाटा की हो, मारुति की हो, महिंद्रा की हो, टेस्ला की हो, नॉर्मली ये सभी लिथियम आयन बैटरी होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सभी एक ही तरह से बनी हैं। प्रत्येक कंपनी का अपना सीक्रेट फॉर्मूला है, फिर भी बेसिक कंपोनेंट्स एक जैसे ही होते हैं और ये होते हैं लिथियम, कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज जैसे अर्थ मेटल्स। एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एक सामान्य ईवी बैटरी को 8 किलोग्राम लिथियम, 35 किलोग्राम मैग्नीज और 6 से 12 किलोग्राम कोबाल्ट की जरूरत होती है। अब ये भी समझ लेते हैं कि इनका इस्तेमाल क्या क्या होता है। लिथियम आयन या ली आयन बैटरी में लिथियम से कैथोड और एनोड बनाया जाता है, इनके बीच ही करंट का फ्लो होता है। अब बारी आती है कोबाल्ट की। कोबाल्ट का यूज बैटरियों में 2 मेन रीजन से किया जाता है। पहला है कोबाल्ट बहुत अच्छी एनर्जी डेंसिटी प्रोवाइड करवाता है, मतलब बैटरी सेल जितना अधिक कोबाल्ट का इस्तेमाल करता है उतनी ही अधिक बिजली स्टोर कर सकता है और आपकी गाड़ी उतनी ज्यादा दूर तक जा सकती है, रेंज ज्यादा मिलती है। कोबाल्ट का दूसरा फायदा यह है कि कोबाल्ट बैटरी सेल की थर्मल स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। थर्मल स्टेबिलिटी इसलिए जरूरी है ताकि आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल चलता फिरता बम ना बन जाए और बैटरी ब्लास्ट ना करे, आग ना लगे। अब कोबाल्ट के साथ दिक्कत यह है कि कोबाल्ट को एक रेयर अर्थ मेटल्स माना जाता है। नाम से पता चलता है कि ये रेयर है, इस कारण इसे हासिल करना महंगा है। इन मुद्दों के कारण बैटरी मैन्युफैक्चरर को कोबाल्ट की मात्रा कम करने की कोशिश करनी पड़ती है। यहीं पर एंट्री लेता है निकल। ये काफी सस्ता है और कम रेयर है। कोबाल्ट बिकता है $30,000 प्रति टन से अधिक, वहीं निकल लगभग 18,000 से $21,000 प्रति टन बिकता है। बैटरी में एक और चीज इस्तेमाल होती है, मैग्नीज। निकल और कोबाल्ट लिथियम के साथ मिलकर एनर्जी स्टोरेज को बढ़ाते हैं, वहीं मैग्नीज सब कुछ एक साथ और स्टेबल रखता है, यानी यह एक प्रकार से सबको बांधे रखने वाला एलिमेंट है। हालांकि इसका निकल या कोबाल्ट की तुलना में कम प्रतिशत में इस्तेमाल होता है। मोटा मोटी बैटरी में ये सब यूज होते हैं, लेकिन एनवायरमेंटल कंसर्न ये नहीं है कि क्या इस्तेमाल होता है। एनवायरमेंटल कंसर्न तो ये है कि इन सब मेटल्स की माइनिंग कैसे होती है। लिथियम, कोबाल्ट जैसे मिनरल की माइनिंग ईवी के हरे लिबास पर एक काला धब्बा छोड़ जाते हैं। माइनिंग एक ऐसा फैक्टर है जिससे ईवी का कार्बन फुटप्रिंट नॉर्मल इंजन कार से भी ज्यादा हो जाता है। कैसे, ये स्टोरी सुनिए। जियाजिका लिथियम खदान चीन के पश्चिमी सिचुआन प्रांत के टैगोंग कस्बे में स्थित है। स्थानीय चरवाहों ने कई बार दावा किया कि इस खदान से लीकी नदी प्रदूषित हो गई है और इसके जहरीले पानी से मछलियां और पानी पीने वाले याक मर गए हैं। मई 2016 में चीन के तागोंग में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने जियाजिका लिथियम खदान द्वारा लीकी नदी के प्रदूषण का विरोध करने के लिए
सड़कों पर मरी हुई मछलियां फेंकी गई थी। इसी तरह चीन की जिन नदी के पानी की क्वालिटी खराब हो गई थी। पता चला कि इसमें जहरीले तत्व हैं। पता चलने के बाद चीन के येचुन शहर में लिथियम की माइनिंग रोक दी गई। लेकिन कहानी सिर्फ माइनिंग और चीन तक सीमित नहीं है। इस माइनिंग ने चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया जैसे देशों में पानी की कमी तक कर दी। कैसे? देखिए, 1 टन लिथियम से लगभग 100 कार बैटरियां बनाई जा सकती हैं, लेकिन 1 टन लिथियम के प्रोडक्शन के लिए लगभग 2 मिलियन टन पानी की आवश्यकता है। इस बात की गहराई सोच पा रहे होंगे आप। पानी का एक्सेसिव यूज बैटरी प्रोडक्शन को हद से ज्यादा वाटर इंटेंसिव बनाता है। यह प्रोडक्शन इतना वाटर इंटेंसिव है कि इसने चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया में पानी की भारी कमी कर दी। अकेले चिली में एरिया के 65% पानी का उपयोग लिथियम निकालने के लिए किया गया था। हाल ही में अमेरिका के नेवादा स्टेट में लिथियम परियोजना के कारण भारी मात्रा में ग्राउंड वाटर कम हुआ है। इसके कारण विरोध प्रदर्शन भी हुए। वहीं क्यूबा में सैटेलाइट डेटा से पता चला कि जहां जहां निकेल और कोबाल्ट की खदानें मौजूद हैं, वहां 570 हेक्टेयर से अधिक जमीन पर जीवन समाप्त हो गया और 10 किलोमीटर से अधिक कोस्टल एरिया प्रदूषित हो गया। भारी प्रदूषण के कारण फिलीपींस को निकेल और कोबाल्ट की लगभग 23 खदानें बंद करनी पड़ी। इतना ही नहीं, कोबाल्ट की डार्क स्टोरी अफ्रीका के एक देश से भी जुड़ी है। 2021 का डेटा बताता है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो पूरी दुनिया के कोबाल्ट का 60 से 70% प्रोड्यूस करता था। दूसरे नंबर पर रूस आता है। लेकिन समस्या यह है कि दुनिया का लगभग 15% कोबाल्ट रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में आर्टिजनल माइनिंग तरीके से निकाले जाते हैं। इस प्रोसेस में माइनर या खनिक मशीन से नहीं बल्कि अपने हाथों से खदान खोदते हैं और कोबाल्ट निकालते हैं। इन खनिकों को स्थानीय रूप से क्रेशर्स कहा जाता है। लेकिन हाथों से कोबाल्ट निकालना आसान नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है। साथ ही ये खदानें खतरनाक होती हैं और प्रदूषणकारी भी होती हैं। यहाँ जहरीले केमिकल और गैसों के संपर्क में आने से कई बीमारियां घेर लेती हैं, यहाँ तक कि कई जानें जा चुकी हैं। वर्तमान में यह अनुमान लगाया गया है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में 1,40,000 से 2 लाख तक की संख्या में क्रेशर्स काम करते हैं और उनमें से अधिकांश हर दिन 10 अमेरिकी डॉलर से भी कम कमाते हैं। कुल मिलाकर यहाँ मानव अधिकार और श्रमिक अधिकार है ही नहीं, और ये लोग इतनी कठिन सिचुएशन में काम करते हैं या अपनी जान तक देते हैं ताकि आप ईवी में बैठकर पर्यावरण को बचा सकें। ये बात वैसी ही है जैसे हजारों पेड़ काटकर उनसे पेजों की कॉपियां बनाई गई और कॉपियों में लिख दिया गया सेव ट्रीज, सेव ह्यूमन। गजब आयरनी है। एक बात और है, बैटरी की जब लाइफ खत्म हो जाती है तब उसे फेंक दिया जाता है या लैंडफिल में दफन कर दिया जाता है। यह तो और भी ज्यादा खतरनाक है। इससे और ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है। यहाँ पर आपके मन में सवाल आ सकता है कि बैटरी को इतनी क्वांटिटी में बनाने की क्या जरूरत है? बैटरियों को रिसाइकिल भी तो किया जा सकता है। बिल्कुल सही तर्क है। करंटली जापान की कई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे निसान बैटरियों का रीयूज करती है। इसी तरह वॉक्सवैगन और रेनॉल्ट ने भी बैटरियों के लिए रिसाइकलिंग प्लांट स्थापित किए हैं। इसके बावजूद वर्तमान में दुनिया की कुल बैटरियों का केवल 5% ही रिसाइकिल किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैटरियों को रिसाइकिल करने की प्रोसेस बहुत लंबी भी है और महंगी भी। बैटरी को बनाने की प्रोसेस एनवायरनमेंट के साथ साथ बड़े पैमाने पर खेल रही है, लेकिन किस्सा यहीं खत्म नहीं होता। बैटरी को चार्ज करने के सोर्सेज भी ये तय करते हैं कि ईवी को सही मायने में इको फ्रेंडली कहा जाए या फिर नहीं। नॉर्मली लोग ईवी कहां चार्ज करते हैं? घर में या फिर चार्जिंग स्टेशन पर, है ना? लेकिन कभी ये सोचा है कि घर में या पावर स्टेशन या चार्जिंग स्टेशन में बिजली कहां से आ रही है और ये बिजली बन कैसे रही है? ये फैक्टर भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए पहले भारत का एनर्जी सिनेरियो समझते हैं। ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत की कुल जनरेशन कैपेसिटी 450 गीगावाट के ऊपर पहुंच गई है। इसमें फॉसिल फ्यूल बेस्ड जनरेशन कैपेसिटी 2024 में बढ़कर 243.22 गीगावाट हो गई। हालांकि रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेशन कैपेसिटी 203.18 गीगावाट है, जो देश की कुल कैपेसिटी का 46.3% से ज्यादा है। इतना ही नहीं, 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज से 500 गीगावाट तक बिजली बनाने का प्लान है। लेकिन एक समस्या भी है, देश में इतनी ही तेजी से एनर्जी की डिमांड भी बढ़ रही है। साल 2024 में भारत की बिजली की मांग में लगभग 8% की बढ़ोतरी देखी गई और ये डिमांड केवल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से पूरी नहीं हो सकती।
इसलिए भारत में फिलहाल कोयला का कोई विकल्प नहीं है और सरकारी डेटा से पता चलता है कि कोयले का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। 2022-23 में भारत का कोयला प्रोडक्शन 893.19 मिलियन टन था और 2023-24 के दौरान कोयले का प्रोडक्शन 11.71% की वृद्धि के साथ 997.83 मीट्रिक टन हो गया था। अब क्या कोयला दूध से धुला है? नहीं। कोयले की माइनिंग के चलते हजारों पेड़ काटे जाते हैं, स्थानीय समुदाय का हजारों की संख्या में विस्थापन होता है। हसदेव बचाओ मूवमेंट के बारे में तो आपको पता ही होगा, हमने इस पर भी एक वीडियो बनाया था, ऊपर लिंक शो हो रहा होगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। इसके अलावा माइनिंग वेस्ट भी निकलता है जिससे नदियां वगैरह भी पॉल्यूटेड हो जाती हैं, मछलियां मर जाती हैं या पूरी फूड चेन इफेक्टेड हो जाती है जिससे इंसान बीमार हो सकते हैं। कोयला जलाने से जहरीली गैस निकलती है। इसके अलावा भारत में कोयले के ट्रांसपोर्ट की पर्यावरणीय लागत भी बहुत ज्यादा है, यानी कोयला प्रोडक्शन, कोयला परिवहन और कोयले से बिजली बनाना, इन सब से एनवायरनमेंट को नुकसान तो पहुंचता ही है। इसके अलावा एक और फैक्टर है और वो है कोयला बेस्ड बिजली संयंत्रों की कम बिजली दक्षता, यानी तकनीक के पुराने होने से उतनी बिजली नहीं बन पाती जितनी क्षमता है। इससे भी कोयले का इस्तेमाल काफी बढ़ जाता है। यह और भी पर्यावरणीय क्षति करता है। अब देश में हो ये रहा है कि मैक्सिमम बिजली बन रही है कोयले से। कोयले से ही बनी बिजली से ईवी को चार्ज किया जाता है और राग अलापा जाता है कि ईवी इको फ्रेंडली है। अभी भारत के पास बैटरी बनाने के लिए पर्याप्त लिथियम भंडार नहीं है और इसलिए यह चीन और हांगकांग से लिथियम आयन बैटरियों के आयात पर निर्भर है। फिलहाल दुनिया भर के लिथियम बैटरी के कुल उत्पादन का 77% चीन में होता है। हालांकि फरवरी 2023 में भारत के जियोलॉजिकल सर्वे जीएसआई ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना इलाके में 59 लाख टन लिथियम के भंडार की खोज की थी और राजस्थान के जोधपुर और बाड़मेर जिलों में भी लिथियम भंडार पाए गए हैं। इसी बीच भारत ने लिथियम के दूसरे ऑप्शन भी तलाशे हैं। जैसे भारत की खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड कंपनी ने अर्जेंटीना की एक कंपनी के साथ अर्जेंटीना में ही लिथियम की खोज के लिए हाथ मिलाया है। ध्यान रखिए, यह भारत की किसी भी सरकारी कंपनी की पहली लिथियम खोज और खनन परियोजना है, लेकिन इनसे लिथियम हासिल करने में अभी भारत को कई साल लगेंगे और प्रॉब्लम यह है कि ईवी की डिमांड बढ़ने से बैटरी की कीमतें बढ़ सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बैटरी बनाने में लगने वाले लगभग सभी कच्चे माल के लिए भारत फिलहाल दूसरे देशों पर निर्भर है। रूस कोबाल्ट और निकल जैसे मेटल्स का एक बड़ा प्रोड्यूसर है। रूस दुनिया के 20% निकल की आपूर्ति करता है, लेकिन यूक्रेन रूस युद्ध के कारण प्रोडक्शन चेन में बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। डेटा के अनुसार जनवरी 2022 से भारत में प्रति टन लिथियम की कीमत में लगभग 70% की वृद्धि हुई है। यह अनुमान है कि आने वाले सालों में महंगे कच्चे माल के कारण ईवी की कीमतें 8% तक बढ़ सकती हैं। दूसरा एरिया ऑफ कंसर्न ये है कि कंज्यूमर की बढ़ती मांग और सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को जल्दी अपनाने से निकेल, कोबाल्ट और लिथियम का अंधाधुंध खनन हो सकता है, जिससे पर्यावरण को और ज्यादा नुकसान होगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बेशक ईवी बिना किसी एमिशन के चलती है, इनसे शोर कम होता है, लेकिन फिलहाल इन्हें वास्तव में इको फ्रेंडली या पर्यावरण के अनुकूल मानना मुश्किल है। आज के समय में तो इन्हें इको फ्रेंडली बिल्कुल नहीं माना जा सकता। तो क्या यह साबित करता है कि ईवी का कॉन्सेप्ट ही गलत है और यह वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा मिडिल ईस्ट की ऑयल डोमिनेंस को काउंटर करने का एक पैंतरा है और इस पैंतरे को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के नाम का नकाब पहनाया गया ताकि सभी को इससे हमदर्दी हो? नहीं, ईवी इकोसिस्टम अभी एक ट्रांजिशनल फेज में है, इसलिए इसमें समस्या आ रही है। ईवी इको फ्रेंडली बन सकती है अगर माइनिंग के प्रोसेस को डीकार्बोनाइज कर दिया जाए। ईवी को इको फ्रेंडली कहा जा सकता है जब बैटरी को चार्ज करने वाली बिजली कोयले से ना बने। ईवी को इको फ्रेंडली तब माना जाएगा जब इसकी बैटरी को रिसाइकिल करने और खराब बैटरी को सेफली डंप करने का सिस्टम बन जाए। आपको जानकर खुशी होगी कि चीनी बैटरी मैन्युफैक्चरर CATL एक ऐसी ईवी बैटरी डेवलप कर रहा है जिसमें कोबाल्ट या निकल का यूज होगा ही नहीं। इलॉन मस्क की टेस्ला ने भी बताया कि 2022 में इन्होंने जितनी कारें बनाई उनमें आधे में बैटरी कोबाल्ट फ्री लिथियम आयरन फॉस्फेट का यूज करके बनाई गई। भारत को भी इस दिशा में रिसर्च और डेवलपमेंट करने की जरूरत है, तभी सही मायनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे पर्यावरण के लिए फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। जल्द मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।